करेंगे वाइटल साइंस के बारे में। ठीक है, वाइटल साइंस क्या होते हैं और क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन भी कहते हैं। ठीक है, इसका अदर नेम क्या है, कार्डिनल साइन। तो वाइटल और कार्डिनल दोनों का मीनिंग क्या होता है, इसेंशियल। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट। साइन वो होता है जो पेशेंट का हम ऑब्जर्व करते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, और सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट बताता है। ठीक है, पेशेंट को कितना पेन हो रहा है वो पेशेंट ही बता सकता है, लेकिन जो उसके मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, जैसे पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो हम देख सकते हैं। और पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है जो विजिबल हमें हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। सिम्टम वो जो पेशेंट को फील हो रहा है, लाइक उसको चक्कर आ रहे हैं या उसको पेन कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, उसको नोजिया जैसा फील हो रहा है, तो ये सारे के सारे सिम्टम में आएंगे। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं उनको हम साइन कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे साइंस जो ऑब्जर्व किए जाते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा और इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनको वाइटल्स क्यों कहा जाता है, इनको वाइटल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेगुलेट एंड कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, वाइटल ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, अब वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे हमारी बॉडी के, ब्रेन, ठीक है, लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के। ठीक है, जो रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वाइटल साइन कहा जाता है। और ये क्लिनिकली मेजर किए जाते हैं। ठीक है, क्लिनिकली मेजर किए जाते हैं और हेल्प करते हैं किस चीज में, हेल्प करते हैं बताने में क्या, बॉडी का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, बॉडी बैलेंस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी का कोई भी फंक्शन है, कोई भी पार्ट है, उसके ना हमेशा एक नॉर्मल वेरिएशन रहती है। ठीक है, अगर बॉडी उस नॉर्मल वेरिएशन में रहती है, जैसे कि ब्लड का पीएच है 7.34 से 7.45 है, तो ये इसकी नॉर्मल वेरिएशन है। अगर इतने वेरिएशन में वो रहता है तो उसका होमोस्टेसिस मेंटेन है। लेकिन अगर अप एंड डाउन करता है तो वो प्रॉब्लम कोज करेगा एसिडोसिस, एल्कलोसिस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से जो हो सकती है, वो सारी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो जो वाइटल साइंस होते हैं, जब हम इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लिनिकली उनको मेजर करते हैं, उससे हमें पता चलता है बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन है कि नहीं। ठीक है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन है कि नहीं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेजर करना। अब कौन कौन से वाइटल साइंस हैं जो हम क्लिनिकली मेजर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, बीपी। फिफ्थ वाइटल साइंस जो पेन के नाम से है, एक नॉर्मल रूटीन चेकअप में। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसमें फिफ्थ वाइटल साइंस क्या होता है, प्यूपिल का रिएक्शन, कि जो प्यूपिल है लाइट के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है कि रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैनी टाइम्स पूछ लिया जाता है कि अगर इमरजेंसी है तो फिफ्थ वाइटल साइन क्या होगा, रूटीन है तो फिफ्थ वाइटल साइन हमारा पेन होगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम रूटीनली SpO2 भी मेजर करने लग गए हैं। ठीक है, अब इनकी जो नॉर्मल वेरिएशन है वो क्या है, 98.6 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में होता है एंड 37 डिग्री सेल्सियस में होता है नॉर्मल टेम्परेचर। 60 to 100 हम लेते हैं बीट्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन इसकी जो एवरेज होती है वो 72 से लेके 80 तक होती है बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ये बीट्स पर मिनट है, ये ब्रीथ पर मिनट है रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बीपी, जो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg नॉर्मली, और 16/11 पास्कल। ठीक है, पेन के लिए हम स्केल यूज करते हैं, 2-3
वोंग एंड बेकर स्केल अभी जब पेन आएगा हम तब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पेशेंट बताता है हमें। एंड जो SpO2 है वो हमारी नॉर्मली काउंट की जाती है कितनी, 95% से लेके 100% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, SpO2। तो सैचुरेटेड कितना है ऑक्सीजन, Hb ऑक्सीजन के साथ, ये हम देखते हैं SpO2 में। तो ये 95 से 100, तो ये नॉर्मल वैल्यूज है जो एक होम्योस्टेसिस को बॉडी को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। अगर इसमें वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिलती है तो बॉडी इट्सेल्फ, होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि बॉडी के इट्सेल्फ मैकेनिज्म काम करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड बॉडी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये इटसेल्फ जैसे वेरिएशन आती है तो ये कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके कि बॉडी का जो नॉर्मल बैलेंस है वो मेंटेन करें, ठीक है। जब वो नहीं हो पाता है, बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है, तो हमें एक्सटर्नल और ज़्यादा वेरिएशंस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो हम फिर अदर मेथड से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, कैसे लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें देखनी होती हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है, इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। टेम्परेचर क्या है, इट इज अ बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस, ठीक है। देखो हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें हीट प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है, बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। लेकिन वो हीट लॉस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हीट लॉस नहीं होगी, सिर्फ हीट 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 प्रोड्यूस होती रहेगी, तो जो हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर है ना वो मेंटेन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये एक बैलेंस है, हीट जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही हीट लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जब ये इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमें मतलब कि हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो हाइपरथर्मिया में चले जाते हैं। एंड अगर हीट लॉस हो जाएगी तो हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें इम्बैलेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अब आती है बात की हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, ठीक है। थर्मोजेनेसिस, थर्मो का मतलब होता है क्या, हीट, ठीक है। एंड जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना या फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो हीट का फॉर्मेशन होना। थर्मोलाइसिस, तो थर्मो का मतलब तो हो गया हीट, बट लाइसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो थर्मोजेनेसिस में हीट फॉर्मेशन कौन कौन से मेथड से होती है वो हम पढ़ेंगे। थर्मोलाइसिस में हीट ब्रेकडाउन कौन कौन से मेथड से होती है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। अब आता है थर्मोजेनेसिस। जो थर्मोजेनेसिस होता है वो कौन कौन से मेथड से किया जाता है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जैसे कि हम फूड इनटेक करते हैं तो उससे एनर्जी तो बनती है, ठीक है। लेकिन मतलब कि फैट ले रहे हैं तो कितनी एनर्जी बनेगी, प्रोटीन ले रहे हैं तो कितनी, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कितनी। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो आपको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होती है कितनी, 4 कैलोरीज, ठीक है। एंड 1 ग्राम प्रोटीन आपको कितनी प्रोवाइड करता है, सेम 4 कैलोरीज,
और 1 ग्राम फैट कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है आपको, ये होता है 9 कैलोरीज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन और फैट। मैंने टाइम कंफ्यूजन हो जाती है, तो कन्नॉट प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने इसको ऐसे करके याद किया हुआ है, तो आप सीपी से याद कर सकते हो 4, ठीक है। बाकी फैट रह जाएगा, फैट से आपको 9 याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, हमने इनटेक किया, ब्रेक डाउन किया, जब जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा और अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, प्रोटीन भी 4, और जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 9 कैलोरीज, ठीक है। फिर इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको हीट जनरेशन करते हैं, एक्सरसाइज, ठीक है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है तभी आपका जो मतलब हीट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री सेल्सियस भी बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं ना, तो आपका जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन सब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी का तो हीट तो अपने आप ही जनरेट होगी, ठीक है। एंड स्ट्रेस, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, थर्मोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब क्या बताया मैंने, ब्रेक डाउन, यही बताया ना आपको। तो मतलब बॉडी से हीट लॉस होएगी, ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं है सिर्फ टूट गया, मतलब ब्रेक डाउन का मतलब है यहाँ पे बॉडी से हीट को लॉस करना, क्योंकि प्रोड्यूस तो हो गई है इन सब नॉर्मल एक्टिविटी, क्योंकि ये तो हमारी डेली की एक्टिविटीज है। स्ट्रेस भी आजकल हम डेली ले रहे हैं, एक्सरसाइज तो नॉर्मली होती है, रनिंग करना, वॉकिंग करना या जाना, ये सब करना, खाना खाना, सब हमारी रूटीन एक्टिविटी है, तो हीट तो प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन हमें अभी हीट को क्या करना है, हमें हीट को रिलीज भी कराना है, ठीक है। तो हीट जो है वो रिलीज की जाती है स्किन के द्वारा, लंग्स, किडनी, ये सारे के सारे बॉडी आपकी क्या करते हैं, हीट को लॉस करते हैं, एंड बाउल। लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो कौन सा फॉलो होता है वो अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। इसमें मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है 4 मैकेनिज्म के थ्रू, जो मतलब कि इन सारे जो मैंने अभी आपको ऑर्गन्स के नाम बताए आपको, इन सारे ऑर्गन में ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है वो सबसे ज़्यादा हीट लॉस कराता है 60%, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपका ऑलमोस्ट 22% हीट लॉस कराता है, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपका 15% कराता है। देन आपका आता है कंडक्शन, ये 3% हीट लॉस कराता है आपका। अब ये वर्ड तो आपने देख लिए, पर इनका मीनिंग क्या है देखो, जैसे कि ये हीट लॉस कैसे कराते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको रेडिएशन एंड कंडक्शन बताऊंगी दोनों, क्योंकि इजी है अगर आपको कोरिलेट कर लोगे। जैसे मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट ठंडा है, मतलब फ्रिज है या आइस मान लो इसको, ये आइस है और मैं इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ, तो यहाँ से जो हीट लॉस होगा वो होगा कंडक्शन के थ्रू। एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कांटेक्ट विद अनदर, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये हो रहा है क्या, आपका कंडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है मेरे से और स्टिल मतलब कि जैसे कि अब मान लो सन है, ठीक है, जो सन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर जो मतलब कि रेडिएशन के थ्रू हमारी बॉडी से हीट लॉस होता है, ठीक है, और हीट गेन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हीट लॉस की बात कर रहे हैं। तो रेडिएशन के थ्रू सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है, लेकिन हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, फिजिकली टच में नहीं है, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो ये है रेडिएशन,
ठीक है, जिसमें कांटेक्ट में नहीं होते, नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडक्शन एंड रेडिएशन। देन इसके बाद आता है आपका इवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में क्या होता है कि स्टेट चेंज होती है लिक्विड से वेपर स्टेट में। जैसे कि आपकी चाय है वो ठंडी कैसे होती है कि जो वो लिक्विड स्टेट है वो वेपर में मतलब भाप में उड़ती जा रही है, तो चाय जितनी ज़्यादा मतलब कि वो स्टीम में बनती जाएगी उतना ज़्यादा वो ठंडी होती जाएगी। तो ठीक है, स्टेट चेंज होती है इसमें। लिक्विड टू वेपर। इसलिए जब भी न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे डिलीवर होता है, तो उसको क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी वाइप ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे मतलब मदर का लिक्विड होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो वो हमें वाइप ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वाइप ऑफ नहीं करेंगे तो इवेपोरेशन की वजह से उसको वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें वो वाइप ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में जो मतलब एयर सर्कुलेशन होती है ना हमारी, तो उसकी वजह से हीट लॉस होता है। जैसे कि अब मान लो हम सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ब्लैंकेट क्यों रैप करते हैं? क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है वो एक तरह से मीडियम की तरह काम करता है, वो एयर को अलाउ नहीं करता। जो एयर यहाँ पे ट्रैप हो गई है उस एयर को ही ट्रैप रहने देता है, न्यू एयर को एंट्री नहीं होने देता। सेम ऐसे ही जैसे फायर, आग लग जाती है, आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, कोई ब्लैंकेट या वॉर्म या जो थिकेस्ट क्लोथ का कपड़ा होता है ना, वो हम अप्लाई कर देते हैं उस सरफेस पे जहाँ पे आग लगी है, क्योंकि जो एयर का मूवमेंट है ना हमें वही रोकना होता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन जब तक फायर को मिलती रहेगी वो कंटिन्यू रखेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगी फायर। ठीक है, तो हमें वो मीडियम ही ब्रेक करना होता है, तो ये कन्वेक्शन है। इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको क्या करते हैं हम जल्दी से किसी कॉटन में, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अगर समर है ठीक है तो कॉटन शीट में, अगर विंटर चल रहा है तो हम वार्म ब्लैंकेट्स होते हैं उसमें उनको कवर कर लेते हैं, ताकि कन्वेक्शन के थ्रू उसकी हीट लॉस ना हो और वो हाइपोथर्मिया में ना जाए। ठीक है, एयर सर्कुलेशन प्रिवेंट करते हैं हम इसमें। ठीक है, एयर सर्कुलेशन नहीं होने देता और एयर को ट्रैप कर लेता है वो। तो ये तो हो गया हमारा क्या, थर्मोलाइसिस। ठीक है, थर्मोजेनेसिस हमने देख लिया, थर्मोलाइसिस हमने देख लिया कि हीट प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी से हीट लॉस भी हो रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या, ठीक है, अब आता है हमारे टाइप ऑफ टेम्परेचर। दो टाइप के टेम्परेचर हम लेते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, कैसे लेते हैं हम, थ्रू रेक्टम या थ्रू वेजाइना। ठीक है, और सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मली सरफेस पे होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होता है, अभी हमने थर्मोलाइसिस में पढ़ा। ठीक है, कंडक्शन कन्वेक्शन इन मेथड, इनकी वजह से जो हमारे बॉडी का में ना थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, लाइक कितना 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंजेस देखने के लिए मिलता है अकॉर्डिंग टू वेदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो 99 नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलेगा, ठंडा हो जाता है तो 97 तक चला जाता है, 97.5, 98 तक आ जाता है, 98.6 तो हमारा है ही एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो सरफेस है इसमें वेरिएबल आपको देखने मिलती है टेम्परेचर में, लेकिन जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। सरफेस बॉडी टेम्परेचर में हम कैसे लेते हैं, हम एक्सिला से लेते हैं, ठीक है, ओरल लेते हैं, तो ये सरफेस बॉडी टेम्परेचर में बताते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पायरेक्सिया। कि जो पायरेक्सिया है वो क्या होता है, पायरेक्सिया मतलब इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इससे पहले एक मैं बता देती हूँ, जो नॉर्मल वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलती है बॉडी टेम्परेचर में वो कितनी होती है, 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है,
तो 97 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल वेरिएशन देखने के लिए मिलती है, इसलिए 99 से अबव जाएगा तो पायरेक्सिया देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब पायरेक्सिया की जो स्टेजेस है वो है माइल्ड, मॉडरेट, हाई एंड हाइपर। माइल्ड पायरेक्सिया, मॉडरेट, हाई एंड हाइपर। ठीक है, जो माइल्ड होगा वो क्या होगा 99 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मॉडरेट पायरेक्सिया आपको कितना देखने के लिए मिलेगा 101 से लेके 103। हाई पायरेक्सिया 103 से लेके कितना 105। और अगर 105 से ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है तो वो क्या कहला जाएगा हाइपर पायरेक्सिया, और इसी को हम हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। ठीक है, अनदर टर्म इसकी ये होती है इक्वल टू या फिर मोर देन 105। ठीक है, ये 105 है। ठीक है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने के लिए मिलेगा हाइपरथर्मिया में। ठीक है, माइल्ड पायरेक्सिया में 99 से 100, मॉडरेट में 102 103, हाई में 105 तक, और हाइपर में मोर देन कितना 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें पायरेक्सिया में। अब आता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया किसी भी रीजन से, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इन्फेक्शन से जो हमने अभी पढ़े थे सारी चीज़ें, ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है या हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हीट लॉस बहुत कम हो पा रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो इन सब रीज़न में हमें ये पायरेक्सिया देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो पायरेक्सिया एक काइंड ऑफ क्या है यहाँ पे फीवर, और फीवर क्या होता है हमारा, ये एक किसी भी डिजीज का साइन होता है। ठीक है, ये अपने आप में डिजीज नहीं होती, ये साइन होता है, मतलब कोई डिजीज अगर हुई है तो फीवर देखने के लिए मिलता है, ये एक साइन है। ठीक है, फिर अब इसके बाद पढ़ेंगे हम हाइपो। चलो हाइपो पढ़ने से पहले मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ पायरेक्सिया की। जो पायरेक्सिया होता है इसमें क्या स्टेजेस आपको देखने के लिए मिलती है, कैसे जो फीवर है ठीक है वो जाता है। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, ऑनसेट, स्टेगनेंट एंड डिक्लाइन। ठीक है, जो ऑनसेट होती है इसमें जैसे कि ये ग्राफ है आपका नॉर्मली। ठीक है, ऑनसेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना। ठीक है, तो ये ऑनसेट, इसको फास्टिज्म भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बॉडी का टेम्परेचर अगर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में नॉर्मल ले रही हूँ, ठीक है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर आपको राइज देखने के लिए मिलेगा। मान लो ये कितना है, ये है 102। ठीक है, 102, तो इसमें ये राइज देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे राइज देखने को मिलेगा, लेकिन फिर एक बार क्या आएगा कि जो ये टेम्परेचर है यहाँ कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इन द सेंस 102 रहेगा, 101 भी हो सकता है, 103 भी जा सकता है, बट नॉर्मल तक नहीं आएगा, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन, फिर वो टेम्परेचर जो है वो डाउन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डाउन डिक्लाइन होता है इसको डिफर्विसेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो थर्ड स्टेज होगी उसकी क्या होती है डिफर्विसेंस, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, इसमें जो डिफर्विसेंस होता है वो 2 टाइप का होता है, क्राइसिस एंड लाइसिस। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो 2 तरीके से डिक्रीज होता है। ठीक है, 2 तरीके से ये जो मतलब कि टेम्परेचर का डिक्रीज है ना, वो 2 तरीके से होता है। एक होता है क्राइसिस, ठीक है, एक होता है क्या लाइसिस। जो क्राइसिस होता है ना वो भी 2 टाइप का होता है, एक ट्रू क्राइसिस होता है, एक होता है फॉल्स। ट्रू मतलब ठीक, फॉल्स मतलब गलत, यही होता है ना। तो यहाँ पे ट्रू क्राइसिस
क्राइसिस का मतलब क्या होता है एकदम, मतलब पहले क्राइसिस एंड लाइसिस देख लेते हैं। जो क्राइसिस होता है ना, इसमें जो टेम्परेचर है ना, जब जैसे क्राइसिस आता है तो क्या होता है, एकदम शॉर्टेज हो जाना किसी भी चीज की ना, एकदम पैनिक हो जाना। तो यहाँ पे भी होता है कि जो टेम्परेचर ना एकदम डाउन जाएगा, जैसे 102 था तो एकदम नॉर्मल आएगा। लेकिन वो दो तरीके से नॉर्मल आता है। ट्रू का मतलब है कि रिलीफ होगा, मतलब कि जो भी डिजीज था या जो भी साइन थे, जो भी प्रॉब्लम थी, विद कंडीशन। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, टेम्परेचर तो फॉल हो जाएगा आपका, नॉर्मल तक आ जाएगा, लेकिन कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए फॉल्स क्राइसिस हो रहा है। टेम्परेचर तो डाउन आ गया लेकिन कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। लाइसिस में क्या होता है, लाइसिस का मतलब मैंने ब्रेकडाउन बताया था। तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर आना, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, आ रहा है 102, फिर 1, फिर 100, 99, 98.6, ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो ये डिक्लाइन की दो स्टेजेस होते हैं, क्राइसिस एंड लाइसिस। तो पायरेक्सिया की जो स्टेजेस है, ऑनसेट, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, स्टेगनेंट रहेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट आ जाएगा। स्टेगनेंट का मतलब कांस्टेंट आ जाएगा कि टेम्परेचर है अप डाउन है, लेकिन उसमें मतलब कि फीवर है बट उसको। फिर उसके बाद जो टेम्परेचर वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब गिरता है, लेकिन जो गिरेगा वो दो तरीके से, क्राइसिस और लाइसिस। जो क्राइसिस होगा वो ट्रू क्राइसिस विद इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन, एंड फॉल्स में विदाउट इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन। ठीक है, लाइसिस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा टेम्परेचर में, लेकिन मतलब स्टेप वाइज धीरे धीरे होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम होगा। ठीक है, तो ये हो गया पायरेक्सिया की स्टेजेस। फिर अब आता है हमारा क्या, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो जाएगा डाउन। नाउ आता है हाइपोथर्मिया। देखो, थर्मिया तो हीट है ना, अगर हमें ना वर्ड्स का मीनिंग समझ लेना तो बहुत इजी है, हमें ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, एंड थर्मिया का मतलब हीट, डिक्रीज हो रही है हीट का। ठीक है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो डाउन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी चीजें होती हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना डाउन जाता है। हाइपोथर्मिया में डाउन जाएगा, एंड हाइपरथर्मिया में जो टेम्परेचर है अबव जाएगा, मतलब पायरेक्सिया में। ठीक है, लेकिन जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है उसकी भी तो कोई टर्म होती होगी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूथर्मिया या नॉर्मोथर्मिया। ठीक है, तो जो जहाँ पे ये यू वर्ड लग जाता है ना, ये होता है नॉर्मल, इसका मीनिंग। ठीक है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि यू आपको यूपनिया में भी देखने के लिए मिलेगा, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन। यूफोरिया साइकेट्रिक, मतलब ई यू वर्ड जो लगा देते हैं ना हम, उस चीज के आगे लगा देते हैं उसको नॉर्मल इंडिकेट करने के लिए। तो यूथर्मिया का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हमारा, 98.6, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, एंड 37 डिग्री सेल्सियस में 37। ठीक है, फिर आता है हाइपोथर्मिया। इसमें जो हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाएगा, कितने से, बिलो जाएगा 97 डिग्री से। ठीक है, तो 97 से बिलो जो जाएगा उसको हम हाइपोथर्मिया कहेंगे। लेस देन 97, वैसे तो क्या कहते हैं, इसमें भी वो होता है कि 97 डिग्री से बिलो हाइपोथर्मिया में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद इसमें आते हैं हम लोगों का क्या, कि कौन कौन सी साइट से, नहीं साइट से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बेसिक सी बता देती हूँ टेम्परेचर रिकॉर्डिंग में। जो टेम्परेचर होता है इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, जिसमें मतलब इसको मेजर करते हैं, वो होता है डिग्री। ठीक है, जो मतलब कि जो इसकी यूनिट है ना वो है डिग्री। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 97 डिग्री, जो ये डिग्री है ना ये इसकी वो है, यूनिट है। लेकिन जो क्या कहते हैं, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ये या फिर सेल्सियस हो गया, या फिर केल्विन हो गया, ये इसकी क्या है, मेजरिंग स्केल। ठीक है, ये इसकी मेजरिंग स्केल है, लेकिन जो यूनिट है ना वो इसकी डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हम डिग्री में इसको हमेशा मेजर वो करते हैं, डिनोट करते हैं। लेकिन जैसे फ़ारेनहाइट अलग स्केल है, सेल्सियस अलग स्केल है, केल्विन अलग स्केल है, तो ये जो पीछे हम लिखते हैं ये इसकी स्केल है, मेजरिंग स्केल है। ठीक है, इसके अलावा कि
बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और आता भी आपके एग्जाम्स में कि जो क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा ना कोई एक यूनिट दे दी जाती है और आपसे दूसरा पूछा जाता है कि इसको कैसे हम वो करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। तो F इज इक्वल टू सी माइनस 32 इंटू 5/9, ठीक है। आप इसको ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या फिर आप इसको और क्या फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसको जैसे सी को आप यहीं ड्रॉप कर दो, ठीक है, 9/5 प्लस में 32, ये आप ये याद कर लो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा याद करना है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, मैंने ना ये उल्टा लिख दिया आपका, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका सेल्सियस आना था और यहाँ पे आपका फ़ारेनहाइट आना था, ठीक है। C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू में 5/9, ये आपका फॉर्मूला है। बाकी इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, C इंटू में 9/5, ठीक है, प्लस में 32, या फिर आप इसको ऐसे करके भी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कोई भी एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे इन दोनों में से जो भी आपको याद करना है, ठीक है, उससे आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू में 5/9 ऐसे करके याद किया हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हो। ये जनरली आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक आपसे पूछा जाता है केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका आंसर है 273। केल्विन में बहुत रेयर पूछते हैं, बट आपकी मर्जी, आप इसको याद कर सकते हो, बट वेरी रेयरेस्ट पूछ जाता है, पर पूछ भी ले सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कन्वर्जन है, मतलब एक से दूसरे मेजरिंग स्केल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी कि कौन कौन से मतलब कि रूट से जो क्या कहते हैं टेम्परेचर हम लेते हैं। ओरल, एक्जिला, रेक्टम, फोरहेड, वजाइना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वैसे ये सारे रूट्स हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम ये 3 मेथड ही प्रेफर करते हैं। ये 3 मेथड बहुत रेयर टू रेयरेस्ट केस में यूज़ किए जाते हैं, और इन तीनों मेथड में से भी ओरल एंड एक्जिला सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 1 बाय 1 करके आपको बताती हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको इनमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर मैंने आपको बताया है ना फ़ारेनहाइट में, वो ओरल का है, मतलब माउथ का, ठीक है। माउथ में जब हम डिजिटल थर्मामीटर या मर्क्यूरी थर्मामीटर हम पुट करते हैं, ठीक है, जब हमें रीडिंग्स मिलती है और नॉर्मल टेम्परेचर हम असेस करते हैं तो 98.6 आता है, वो ओरल का है। जब हम एक्जिला से टेम्परेचर लेते हैं तो एक्जिला का टेम्परेचर जितना भी आता है उसमें हम -1 कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे। और जब हम रेक्टल लेते हैं, रेक्टल हमारा कोर टेम्परेचर है, इसमें हम +1 कर देते हैं, तब हमारा क्या आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, और मैनी टाइम जो कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं
ये नॉर्मल टेम्परेचर बताए हुए हैं कि अगर एक्जिला से आएगा टेम्परेचर तो इतना आता है तो उसको नॉर्मल मानेंगे, ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट का टेम्परेचर कम है। रेक्टम में अगर इतना आता है तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे क्योंकि इतना टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, ओरल का इतना आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ओरल से। ओरल में जो थर्मामीटर होता है, मरकरी भी यूज़ करते हैं, मरकरी लेकिन हम अब अवॉइड करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में। ठीक है, क्योंकि वो हार्म कर सकती है, ब्रेक हो सकते हैं मुंह में, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मरकरी के साथ। तो डिजिटल थर्मामीटर राइट नाउ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं और 2 to 3 मिनट्स तक हम रखते हैं। उसके बाद उसमें रीडिंग जो है असेस करते हैं। डिजिटल थर्मामीटर का एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि वो आपको साउंड उसमें आता है, बीप, जब वो असेस कर लेता है टेम्परेचर तो उसमें साउंड आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि कंप्लीट वो मॉनिटर कर चुका है टेम्परेचर। ठीक है, 2 to 3 मिनट तक हम लोग इसमें टेम्परेचर को असेस करते हैं। ठीक है, अंडर द टंग इसमें प्लेस किया जाता है थर्मामीटर को। ठीक है, फिर इसके अलावा लेकिन अगर ओरल टेम्परेचर आप ले रहे हो पेशेंट का तो आपको किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेशेंट ने कोई हॉट या फिर कोल्ड एप्लीकेशन ली है, एप्लीकेशन है यहाँ पे इनटेक लिया है या फिर कोई ऐसी चीज़ ली है जिससे जो माउथ का टेम्परेचर वो चेंज हो गया है, कॉफ़ी पी है, हॉट पी है, कोल्ड पी है, कुछ भी ऐसा हॉट एंड कोल्ड किया है या स्मोक किया है। ठीक है, तो इन रीज़न में हम क्या करेंगे, 20 to 30 मिनट तक वेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओरल टेम्परेचर हम पेशेंट का लेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस में होती है कि हमें जो ओरल टेम्परेचर है वो नहीं लेना होता। ठीक है, तो जो ओरल टेम्परेचर है हमें अनकॉन्शियस पेशेंट में, सीजर क्या या फिर एपिलेप्सी, उस पेशेंट को है, ओरल कोई सर्जरी या फिर कैंसर अगर है तो नहीं लेंगे। कफ, ठीक है, अगर कफ है पेशेंट को तो भी नहीं लेंगे। और चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज है तो भी नहीं लेंगे। ठीक है, किन किन कंडीशन में नहीं लेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट कॉन्शियस ही नहीं है कि वो होल्ड नहीं कर पाएंगे थर्मामीटर को। ठीक है, सीजर्स या एपिलेप्सी आ रही है तो क्योंकि ब्रेकडाउन हो सकता है। कफ वाले में भी मतलब कि इन्फेक्शन कोज कर सकता है अदर पेशेंट्स को भी। ओरल सर्जरी अगर है उसको, या फिर कैंसर है, या फिर छोटा बच्चा है, क्योंकि वो भी आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता, 6 साल से छोटा बच्चा है तो भी हम ओरल